स्वागत है आपका आज क्लास में। और आज क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से कृतिका बुक इस जल प्रलय में। ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी मतलब होता है आपका भावनात्मक रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण भी दिया गया है इस पाठ के माध्यम से। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसमें वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। उस कठिन आपदा के समय मानवीय व्यवस्था और यातना को रेणु ने अपने शब्दों के माध्यम से साकार किया। वहाँ पर कैसी पटना में ऐसी नदियाँ हैं जो एक आपदा लाती हैं, और इनके समय भी एक आपदा आई हुई थी। इसमें इनको जो परेशानियां हुई, जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उस मुसीबतों को उन्होंने अपने पाठ के माध्यम से दिया गया है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में और भी जो सूक्ष्म चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इस जल प्रलय में मेरा गांव ऐसे ही इलाके में था जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ में पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह मानते थे। ऐसे जी नदियाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जिन्हें वहाँ का शोक कहा जाता है, यानी इनके आने के बाद कई धन और जन की हानि होती है। पानी क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल एक ब्याव स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित के क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। ये अपने बारे में बताते हैं। इनको तैरना नहीं आता था, क्योंकि वो इतनी विशालकाय नदियाँ होती हैं कि जिनको तैरना भी आता है वो भी अपनी रक्षा नहीं कर पाते। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानियों को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा ये अपने कुछ संकलित बताती हैं कि उन्होंने अपनी कुछ कहानियों में, कुछ लेखन में इनके बारे में बताया गया है। जय गंगा 1947 में लिखी है। डायन कोसी 1948 में लिखी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदियाँ बहुत विशालकाय नदियाँ है, और ये जिस वर्ष आती है वहाँ जन और धन की दोनों की हानि पहुँचाती है। हड्डियों का पुल और छोटे रिपोर्टाज भी इन्होंने लिखे हैं, तो इन रिपोर्टाज के माध्यम से ये बताते हैं। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ के से घिरने, बहने, भसने, भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। कई लिखे हैं पर इन्हें अनुभव नहीं हुआ है, पर इस बार उन्हें अनुभव होता है। वह तो पटना शहर से सन 1948 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, जी वृष्टि से मतलब है बारिश के कारण जो इनका लॉस हुआ, उसके बारे में बताया गया है कि पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। जी बताते हैं स्टोरी अपनी कि जब वहाँ बाढ़ आई हुई थी, 18 घंटे तक लगातार पानी गिरा, उस वजह से बाढ़ में कई क्षेत्र डूब गए। अर्थात बाढ़ में मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना के पश्चिमी इलाके छाती भर पानी में डूब गया। तो ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने के पानी और कंपोज की गोलियों जमा कर बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए, वो भी पानी में डूब गए। दोपहर में सूचना मिली, गोल घर से घिर गया, और 5 बजे तक काफ़ी हाउस जाने के लिए भी रास्ता बंद हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा, और कुछ नज़र नहीं आ रहा था पानी के अलावा। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमाटम, ऐसे जितने भी ये वाहन है, ये वाहन पानी में तैरते देख सकते थे आप। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है, क्योंकि इतना विशालकाय पानी होता था, इसमें बाढ़ आती थी
कि लोगों की जिज्ञासा रहती थी पानी कहाँ तक आ गया है और वो खतरे से कितने दूर हैं। बीमेस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ रहा है, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हम जब काफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो काफ़ी हाउस बंद किया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेज सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आग जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। पानी को तरल दूत कहा है, मुहावरे से सम्मत किया है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और समय प्रणाम निवेदन में मेरे मुँह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है, चलिए ना घोड़े और आगे, थोड़ा और आगे चलिए, देखते हैं पानी कहाँ तक आ रहा है, कैसा आ रहा है। रिक्शा वाला की बात के बाद भीड़ पे आदमी ने बोला, और रिक्शा करंट बहुत तेज, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगा, बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा, लाल हरी नियम विज्ञापनों की परछाइयाँ, सैकड़ों लोग सामने परेशान हो रहे थे पानी को देखकर। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेल कूद की सारी स्मृतियाँ या याददाश्त पर धीरे धीरे एक गैरेट की तरह दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ पानी पानी, पानी में कैसी परेशानियाँ होती हैं, कहाँ कहाँ पानी भरता है, बाढ़ से कैसा माहौल बनता है, उस माहौल को लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है कि पानी कितना या अकाल कितना विनाशकारी रूप धारण करता है और उससे मनुष्य या मानव जाति पर कितना प्रभाव पड़ता है। अनाच्छित हो रहा था, हरियाली पर सने सने पानी, धीरे धीरे पानी देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुष्टन और गवार जोर जोर से बोल उठा, जब दाना सो डूब रहा था तो पटियाना बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्य गोठियों की, जितने भी साहित्यकार होते हैं, जितने भी लेखक होते हैं, वो आम आदमी पर अपनी रचना करते हैं और वो उसी बात को कहते हैं कि देखिए ये वही आदमी है, वही आम आदमी है जिसके बारे में इतनी सारी रचनाएं लिखी जाती हैं। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया था, किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता था। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धागा उठा था। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी हुई थी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता के ले आए, क्योंकि हमारे चारों और कहीं कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। पानी को देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाथ दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी जरूर थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा टमटम ट्रक और टेम्पो सामान लादे जा रहे थे। तो पानी में जैसा माहौल होता है वैसा माहौल बन चुका था। पान वाले के अंदर की तरह बीच हमारे सूरतें मुहर्रम की आ रही थी। ऐसी जो बातें होती हैं पानी बढ़ जाने पर, वो सारी चीज़ें हो रही थी। हुलिया देखो, क्योंकि वह ऐसी बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी, एक बार डूब ही जाए। तो ये जो बातें होती हैं वो बातें हो रही थी। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर आखिरी सीढ़ियों पर पत्ते पत्रिकाएँ पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ, क्या कर लूँ, हेनली रिच और एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें क्या लूँ। ऐसी जो चारों तरफ अकाल मचा हुआ था, चारों तरफ की जो दुकानें हैं वो अस्त व्यस्त हो गई थी। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर की घोषणा करती है कि राजेंद्र नगर पहुंच चुकी है। हमारे
गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों ओर ब्लाकों में इमारतों के टकराकर मड़राती हुई वापस आती है। सिनेमा और लॉटरी के प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो रहे थे। पुकार मड़राती हुई प्रतिध्वनि होती हुई, भैया भैया। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक और जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुँचता कर लौटते समय एक गोलंबर के पास अपाल उठता था, सुन मेरे बंधु सुन मेरे भाई, ऐसा वो गाना गा रहा था। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा कि भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर तक आ जाएगा। ऐलान होता है कि पानी बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ तक भी आ सकता है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और क्या उससे होता है उसके अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हो जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर में घुस गया है, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। ये साधन करते हैं, बस उसी का डर था जब खत्म होने वाला था। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पानी पता ही नहीं चलता, लेकिन अंदाज की 2 दिन कोयला है। सारे राजनगर में सावधान सावधान ध्वनि सुनाई दे रही थी और सब लोग सावधान हो चुके थे। 7 शहर जगा हुआ था। पश्चिम को जब बाढ़ आती है तो सारा शहर जो है वो जाग उठता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। 1947 मनिहारी तब पूर्णिमा। अब कटरा जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ में पीड़ क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। एक द्वीप जैसा माहौल बन चुका था। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसमें ऐसा महाप्रलय होता है जब उसमें बाढ़ आती है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है और एक ऐसा लगता है कि ये बिहार ना हो कि एक द्वीप बन गया हो, एक आइलैंड बन गया हो। किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद हों। जब पानी बढ़ता है तो शरण लेनी पड़ती है। 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़कर कैंप में ले जा रहे थे। तो इस पाठ के माध्यम से आपको एक बाढ़ में कैसा माहौल होता है और कैसा होता है उसको एक रिपोर्ट के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है कि कैसा एक दर्दनाक माहौल होता है जहाँ पर लोग मर रहे हैं, लोग जन की हानि हो रही है, धन की हानि हो रही है और कई दिनों तक भूखे प्यासे लोग फंसे रहते हैं और कई लोग अपना दम भी तोड़ देते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो एक बाढ़ आने पर होती हैं, बहुत सारी समस्याएं इसमें बताई गई हैं। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी थी। हम रिलीफ डॉक्टर बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें ना दे सकेंगे क्या, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और 1967 में पुनः की पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। एक नाव पर कुछ सजी धजी युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखी हुई कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, कंतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले रहे थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर की मथ रही थी, स्प्रेपो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँव में कहानी के माध्यम से बताते हैं, एक युवक दोनों पाँव फैलाकर बांस की लग्गी में नाव खी रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने में लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा के उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर की नाव पहुंची थी। अचानक चारों ब्लॉक में छतों पर खड़े लड़कों एक साथ किलकारियाँ, सीटियाँ, फप्तियाँ वर्षा कर दी गई। इस गोलंबर की किसी भी आवाज़ में प्रतिध्वनि मड़राकर
बता रही थी। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संजोकर हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर रहे थे। उन फूदक युवकों की सारी युवतियाँ के रंगी लाल लाल ओंठ और गाल करते हुए काले पड़ गए थे। नाव पर अकेले ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार ऐसे गाने बज रहे थे। 2:30 बज गया था मगर पानी अब तक नहीं आया। नहीं लगता है कहीं अटक गया अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया। तो ये वहाँ पर अनुभव करते हैं कि पानी जहाँ तक आना हो था वहाँ तक तो सावधान कर चुके थे प्रशासन द्वारा। तो लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो रही थी शायद, या कोई देवी चमत्कार हो रहा था। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर ही था। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रंगीन रोशनी जल रही थी, बुझ रही थी। सभी जगे हुए थे। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन कर रहे थे। मुझे अचानक अपने उन मित्रों के स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी में श्री कृष्ण मुरारी बोरिंग रोड पर अथाएं जल में घिरे हुए थे। जितेंद्र भी, विनीत भी, ऐसे बहुत सारे दोस्त जो घिरे हुए थे। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मैं हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं है। क्या जरूरी था? क्या लिखा जाए? फिर स्मृतियों को जगाऊं और अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाही गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक अप्रसन्न प्रसव हमारी ओर गाय की तरह ठुकर ठुकर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद आई। बेहतर है आंखें मूंदकर सफ़ेद घोड़ों के झुंड में देखा। ऐसे बहुत सारे अनुभव। सभी उजड़ी भीड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलती हूँ, मूंदती हूँ और काले से उजड़ करना चाहती हैं। भेड़ों के झुंड भी भूरे हो गए। आई धोखा ऐसे गील जल झाँक कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखो, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। रहली है, आ रही है, आ रही है, पनिया पानी आ रहा है, ऐसे बहुत गाने बजाए जाते हैं, गाने गाते हैं। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की कलरव, लहरों की नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा था। गोलंबर की गोल पार के चारों ओर पानी नाच रहा था। आ गया पानी, बहुत तेज आ गया, चल रहा है। करंट कितना तेज है! सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गेलो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। बिजली खम्भे काला हिस्सा डूब गया था। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा था। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी इस तरह कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों की झुंड, भेड़ दौड़ रहे थे। भूरी भीड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। ऐसे जो अनुभव होता है, बाढ़ आती है, जब तक किसी की दुकान जाती है, झोपड़ी जाती है, डूबने लगती है, ऐसे वो अनुभव कर रहे थे और कह रहे थे। एक टेप रिकॉर्डर होता है तो क्या होता, अच्छा है, कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी हो गई, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो कभी याद करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि बाढ़ सब कुछ डुबा कर ले जा रही थी। अपना कीमती सामान, अपने जो भी सामान उनके पास रहता है वो सारी चीज़ें वापस ले जा रही थी। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से हमने बाढ़ कैसा प्रलय, कैसा अनुभव देती है, कैसे लोगों को हानि पहुंचाती है, वो सारी चीज़ें हमने इस पाठ के माध्यम से देखी।